कुछ समय अपनी जिंदगी से, जो मैंने लर्निंग्स से, जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उनके बिहाफ पे कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको वो बातें बहुत अच्छी लगें। अच्छी लगेंगी तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी लगेंगी तो सुपर 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 अच्छी बात है। Am I right guys or am I double right guys? Come on. जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए ये मास्टर क्लास एक सैंपल की तरह से है कि किस तरह से आप अपनी मास्टर क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। इस मास्टर क्लास में आज एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसके जिसके दृष्टा, जिसके देखने की जो आपकी लालसा है वो बढ़ेगी कि ऐसा क्या इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जो ट्रेनिंग फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगेगा, क्योंकि मास्टर क्लासेस आजकल वेबिनार के नाम पे कुछ भी हो रही हैं, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे लोग लोगों की लाइफ में, और सक्सेस लेगेसी का पर्पस है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। सो मैंने अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताया, मेरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। मैं एक योगा टीचर हूं। वो और बात है कि मैं योगा सिखाता नहीं हूं, मैं ट्रेन द ट्रेनर कर चुका हूं, योगा के टीचर्स भी बना सकता हूं, बट मैं योगा की प्रैक्टिस नहीं करता। मैं योगा अपने लिए करता हूं, दूसरों को नहीं सिखाता। आई एम ए रेकी चैनल एज वेल। मैं हीलिंग में भी हूं, एंड मैं एक समय पे दो जिंदगियां बिताता हूं। आई एम ए सोशल एनिमल, आप लोगों की तरह मैं सोशल लाइफ भी बिताता हूं। एट द सेम टाइम आई एम लिविंग लाइक अ मॉन्क, यानी कि एक सन्यासी का जीवन भी गुजर बसर करता हूं। आज मैं स्टूडियो में बैठा हूं तो टाई लगा के बैठा हूं। किसी दिन मैं अपनी कुटिया से अगर सेशन करता हूं तो लोग जानते हैं मैं सिंपल से कुर्ते और चादर में होता हूं। सो दिस इज माई लाइफ स्टाइल। बहुत सिंपल सा मैं इंसान हूं, बहुत ही नाचीज सा मैं इंसान हूं। मैं बहुत ज्यादा अपने बारे में नहीं बताना चाहता। I would love to talk about Success Legacy. Success Legacy is a one-stop solution for those people who really want to add some value into their life. और अब तो हमने contributory sessions भी गिनने बंद कर दिए हैं, क्योंकि इतने sessions हम already कर चुके हैं contributory. सक्सेस लेगेसी के बारे में एक बात बताना बहुत अहम और जरूरी समझता हूं। आज से 1.5 दशक पहले मैंने एक ड्रीम लिया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं या ट्रेनिंग इंडस्ट्री में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो लोग उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जब ट्रेनिंग की बात होती है तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में खुद के पैर जमाना और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश ट्रेनर बनना किचन में जाकर सूजी का हलवा बनाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स वो ऐसे नहीं है कि एक कढ़ाई ली, उसमें थोड़ी सी चाशनी बना ली, चीनी डालकर, पानी डालकर, दूसरी कढ़ाई में देसी घी का चौंक लगाया, उसमें सूजी भूनी, ड्राई फ्रूट्स डाले और चाशनी डाल दी और हलवा बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ट्रेनर और कोच की हैसियत से खुद को एस्टैब्लिश करना बिल्कुल उसी तरह से है जिस प्रकार एक मूवी में एक नए लड़के या लड़की को लॉन्च किया जाता है एज एन एक्टर, एज ए स्टार। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट्स? एम आई राइट और डबल राइट? कम ऑन गाइज, यस और डबल यस। सो एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया, उसका नाम है सक्सेस लेगेसी, और इस सक्सेस लेगेसी के पीछे एक जो लेजेंडरी पर्सन है जिनका हाथ है, उनके बारे में मैं अभी इस प्रोग्राम के बीच में जरूर बताना चाहूंगा। उनके बारे में भी आप जानेंगे। और थैंक यू सो मच डेजी शर्मा जी, रश्मि सामदानी जी, सोनाली मखीजा, कुणाल, अंजना शर्मा, कुणाल भंडारी, राजेंद्र शाह, सचिन यादव, अजीत कुमार, बिमलेश गोयल, सत्येंद्र सिंह, इकबाल कौर, समीता, रेखा पहल, सुनीता कुमारी, अनीता, वीरेंद्र अग्रवाल, अलिफिया, राम प्रमोद सिंह, प्रकाश पटेल, कमलेश गर्ग, एंड जैन आपके नाम पे लिखा हुआ है, 2 बारी जैन लिखा हुआ है, एंड श्री बहती। बाकी लोगों ने कैमरा ऑफ किए हुए हैं। आई कैन नॉट डू मच। उनके नाम तो दिख रहे हैं, बट मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। थैंक गॉड कुछ कम ही लोगों ने कैमरा ऑन किए हैं। मैं समझता हूं आपकी मजबूरियां, दिल से सुनते रहिएगा। प्रकाश पटेल एक नए पर्सन आए हैं शायद। थैंक यू सो मच। वाई, थैंक यू एहसान भाई, थैंक यू मोहसिन अली शौकत भाई, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा गाना सुनने को मिला आपका, बहुत ही प्यारा गाना गाते हैं। अगले सेशन में जरूर सुनना चाहूंगा। आज का सेशन बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है।
देखिए साहब, हमारी बॉडी के 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट है सोल। कितने लोग मानते हैं कि हमारी बॉडी में कोई एनर्जी वास करती है? स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आ रहा हूं, और जो लोग देर से जुड़े हैं उनके जानकारी के लिए बता दूं एक बार फिर से, क्योंकि अभी नंबर थोड़े से बढ़ गए हैं, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सबको बता देना चाहता हूं। ये 7 मास्टर क्लासेस की सीरीज है। दीज आर 7 बैक टू बैक मास्टर क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी 7 मास्टर क्लासेस हैं, जिनमें से आज पहली क्लास है, एंड द टॉपिक इज एनएलएसएस। एनएलएसएस के ऊपर है। इसको एनएलपी की सिंपल वेबिनार सोचने समझने की भूल बिल्कुल ना करें, कदापि ना करें। ये एनएलपी की सिंपल वेबिनार नहीं है, जैसे लोग करते हैं। सेम तरह के वेबिनार होते हैं और आते हैं और अपना माल बेचते हैं और चले जाते हैं, वैसी वेबिनार नहीं है। दिस इज नॉट अ वेबिनार, दिस इज अ मास्टर क्लास रिगार्डिंग एनएलएसएस। 2-2 घंटे की ऐसी 7 मास्टर क्लासेस होंगी। आज उसका पहला सेशन है और ये सेशन 9:10 पे खत्म होगा। हर मास्टर क्लास के आखिरी का आधे घंटा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उस आधे घंटे में एक बहुत ही फैंटाबुलस एनालिसिस की एक्सरसाइज कराई जाएगी। एनएलपी और एनालिसिस में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, और इस देश के अंदर सक्सेस लेगेसी के अलावा एक भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक भी ऐसा ट्रेनर या कोच या मेंटर नहीं है जो कि एनालिसिस पढ़ाता हो या सिखाता हो। ये 14 घंटे आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग का काम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट मास्टर क्लास जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा 10 अप्रैल रात को 8 बजे से लेके 10:15 तक सैटरडे को। टाइम नोट कर सकते हैं आप, वो सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट होगा कमिंग संडे 11 अप्रैल 11 बजे सवेरे लेके दोपहर को 1:15 बजे तक। तीसरी मास्टर क्लास होगी सेम संडे को शाम को 7 बजे से 9:15 बजे तक। पांचवी मास्टर क्लास, पहली तो आज है, सेकंड कमिंग संडे को होगी, थर्ड संडे को होगी, फिर फोर्थ भी संडे को होगी। फिफ्थ मास्टर क्लास होगी 17 अप्रैल शाम 7 बजे से लेकर 9:15 बजे तक। उसके बाद छठी मास्टर क्लास होगी कमिंग संडे के अगले संडे, इट मींस 18 अप्रैल सवेरे 11 बजे से लेकर 1:15 बजे तक। और उसके बाद नेक्स्ट मास्टर क्लास होगी संडे को सेम डे 18 तारीख रात 7 बजे से लेकर 9:15 बजे तक। ये 7 कंप्लीट सीरीज एक मास्टर क्लासेस की है रिगार्डिंग एनालिसिस, नॉट एनी मोर एनएलपी। इसमें सारे टॉपिक्स एनालिसिस के कवर किए जाएंगे। एनालिसिस और एनएलपी में उतना ही फर्क है। अगर हम मान लें कि ये जो हमारा मदर अर्थ है, अगर ये एनएलपी है, तो हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है वो एनालिसिस है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एनएलपी एंड एनएलएसएस। और आज का टॉपिक है व्हाई, क्यों 60 साल के बाद जो लोग खुद को रिटायर मान लेते हैं वो 70 से 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। उसका कारण यह है कि वो लोग ये मान लेते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं, अपने न्यूरॉन्स को वो ये कमांड दे देते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं, और वाकई में उनके बॉडी का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो ये मान लेते हैं कि ये आदमी रिटायर हो चुका है, और उसका पत्ता उसके न्यूरॉन्स खुद ब खुद साफ कर देते हैं। आपने कभी गौर किया कि हमें मालूम सब कुछ होता है, स्टूडेंट को मालूम है कि उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखिए, आज की मास्टर क्लास पहली मास्टर क्लास है, इससे कनेक्टिंग रहेंगी अगली सारी मास्टर क्लास। आज का टॉपिक खत्म होगा 7 मास्टर क्लासेस में जाके। 1-1.5 घंटे में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। 12 घंटे 14 घंटे का टॉपिक उतना ही समय लेगा। इसलिए आपको आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अगली क्लास में पार्ट सेकंड होगा, फिर पार्ट थर्ड, 4, 5, 6, 7 इस तरह से चलेगा। और जरूरत पड़ी और अगर 8वीं 9वीं भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब यह नहीं है कि टॉपिक क्लियर नहीं किया, टॉपिक सारा क्लियर किया जाएगा। तो जब सब कुछ मालूम होता है कि हमें करना क्या है, हमें यह भी मालूम होता है कि हमें करना कैसे है, तो भी हम मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या ये आप में से कितने लोगों का ये चैलेंज है? जरा हाथ उठाएंगे कि मालूम है क्या करना है, क्यों करना है,
कैसे करना है सब कुछ मालूम है, मगर पहुंच नहीं पाते वहां तक। कुछ लोगों के चैलेंजेस हैं, आज सॉर्ट आउट होंगे ये चैलेंजेस, थोड़े से सॉर्ट होंगे, क्योंकि आज रूट कॉज का पता लगेगा। माइंड, बॉडी एंड सोल, कितने लोगों को लगता है, हाथ उठा के बताइए, माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का मिक्सचर है हम। हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? एक एनर्जी है जो इस बॉडी में वास करती है, एनर्जी है जो रहती है, उस एनर्जी के निकलने के बाद ये क्या रह जाएगा? एक स्थूल शरीर रह जाएगा, सिंपल सा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं कहां था? विजुअल आदमी की प्रॉब्लम है। यस यस यस, थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि नोट्स बना लेने चाहिए मुझे भी। आई एम अ विजुअल पर्सन। आप एनालिसिस में आके समझेंगे कि विजुअल ऑडिटरी क्या होता है। विजुअल आदमी जब अपनी पिक्चर भूल जाता है तो वो वहीं पे स्टक हो जाता है। रश्मि पहचान गई, रश्मि ने मुझे इशारे से बता दिया। ओ माय गॉड, रिकॉर्डिंग ऑन है कि ऑफ है रश्मि? ऑन है, थैंक यू सो मच। कई बार रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल जाते हैं। वैसे फेसबुक पे लाइव है इस टाइम, ये आप किसी को लिंक देना चाहें तो दे सकते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू, उनका भला हो जाएगा अगर वो देख लेंगे जाके। माइंड, बॉडी एंड सोल, आप में से सब लोग समझते हैं हम बॉडी, अगर बॉडी में से एनर्जी निकल के बाहर चली जाए तो ये स्थूल बॉडी रह जाएगी। हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? यस और डबल यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और दूसरी चीज है हमारी बॉडी एंड माइंड, तीन चीजों का मिश्रण है माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल। कितने लोग हैं जो यहां पे गाड़ी चलाना जानते हैं या गाड़ी के बारे में जानते हैं? कार के बारे में जानते हैं? ठीक है, कार के बारे में अगर आप जानते हैं तो यह भी जानते होंगे कार में 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। स्टीयरिंग, जिससे चलती है गाड़ी, काटती जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है। एक रेस पेंडल होता है वहां पे, रेस पेंडल। एक क्लच होता है, एक गियर होता है और एक ब्रेक होता है। इन पांचों का अगर कॉन्ग्रुएंस ना हो, अगर इन पांचों का कॉन्ग्रुएंस ना हो, आपस में एक रूपता ना हो, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क तार्किक संरेखण, यानी सिधाई, एक रूपता, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट। दिस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट, मस्तिष्क तार्किक संरेखण, यानी कि सिधाई, एक रूपता। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट्स। आज हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करेंगे, इसीलिए मास्टर क्लासेस शुरू से अटेंड करना बेहद जरूरी है। और अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो फेसबुक पे जाके दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आज यहां पर आपको बताए जाएंगे। तो जब हमें पता है कि हमें कहां जाना है, हमें पता है हमें क्यों जाना है, हमें यह भी पता है कि हमें कैसे जाना है, तो हम वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते? हम वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि शरीर, दिमाग और आत्मा की कॉन्ग्रुएंस नहीं है, इनकी एक रूपता नहीं है। अब बात करते हैं इन तीनों के बारे में। हमारी जनरल लाइफ में जो हमारा एक्शन है, जो हम कार्य करते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, अब मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते रहिएगा। जो हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, इसके अलावा जो हमारे हैबिट्स होते हैं, जो भी हमारे हैबिट्स होते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, और जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, यह होता है हमारा शरीर, बॉडी। यह क्या होता है? हमारा बॉडी। जो हमारी लाइफ की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज समझते हैं जिंदगी की? सब लोग समझते हैं वैल्यूज किसे कहते हैं। आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, उनको लाइफ की वैल्यूज बोला जाता है।
किसी की जिंदगी में महत्वपूर्ण आपकी फैमिली होगी, किसी की जिंदगी में महत्वपूर्ण आपके लिए पैसा होगा, किसी की जिंदगी में महत्वपूर्ण आपके बच्चे होंगे, किसी की जिंदगी में हैप्पीनेस महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी आपके लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ की वैल्यूज होती हैं। और जिस आइडेंटिटी को आप जीते हो, वैल्यूज और आइडेंटिटी आपका ब्रेन होते हैं। और मैं से आगे, आइडेंटिटी से आगे जो चीज आती है उसको कहते हैं सोल, स्पिरिचुअलिटी। वो होता है आपकी जिंदगी का पर्पस। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बताना जरूरी था। अभी कंफ्यूज नहीं होइए, सिर्फ इनको लिख लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमिंग सैटरडे को इसको एलोबरेट किया जाएगा। अभी बताना जरूरी था सो दैट जब मैं बात करूं पर्पस की, जब मैं बात करूं आइडेंटिटी की, जब मैं बात करूं वैल्यू सिस्टम की, जब मैं बात करूं थॉट प्रोसेस की, हैबिट्स की, बिलीफ की, एक्शन की, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये माइंड, बॉडी एंड सोल रहता कहां पे है? जहां आप रहते हैं वहीं तो रहता है। इस मीन्स घर में। जिस घर में आप रहते हैं उसको एनवायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस घर में आप रहते हैं उसको एनवायरमेंट कहते हैं। एनवायरमेंट इट मीन्स जो आपका लिविंग रूम है, लिविंग रूम में रहने वाले लोग, आपके मां, आपके बाबूजी, आपकी मदर, आपके फादर, आपके मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, और उसके अलावा आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ, आपकी फादर इन लॉ, आपकी मदर, फादर, आपके बहन, आपके भाई, आपके बच्चे, आपके आसपास के पड़ोस के लोग, आप जहां काम करने जाते हैं वो काम करने की जगह, वहां के लोग, आपके एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉय, आपका सब्जी वाला, आपका दूध वाला, आपका प्रेस वाला, धोबी, आपका कूड़ा उठाने वाला, कूड़ा उठाने वाली, आपका सब्जी विक्रेता, आपका रद्दी वाला, ये सब है आपका एनवायरमेंट। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? आपको मजा आ रहा है या डबल मजा आ रहा है? ऑब्वियसली डबल मजा आ रहा है यार, कम ऑन, यस गाइस, यस। सो ये सारा का सारा हमारा एनवायरमेंट है। हमारे जो एक्शन हम एनवायरमेंट की वजह से ले लेते हैं, वो जो एक्शन हमारे हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हैबिट्स हमारे थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं हमारा शरीर। इट मींस हमारी बॉडी। और हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो वैल्यूज, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, उसको हम कहते हैं हमारा दिमाग। और जो हमारा जिंदगी का पर्पस है उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, यानी कि सोल। माइंड, बॉडी, सोल मैंने क्लियर कर दिया। सबको क्लियर है? जो लोग स्क्रीन पे हाथ उठा के बताएंगे सबको ये पॉइंट क्लियर है? सो दैट मैं इस पॉइंट से अब आगे चलूं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएलपी, पहले बता देता हूं। एनएलपी की ये मास्टर क्लास कतई भी नहीं है। बिल्कुल भी प्री कंसीव नोशंस में मत बैठिएगा, और ना ही कोई एनएलपी का आपको कोई वर्कशॉप आज यहां बेचा जाएगा, उसका प्री कंसीव नोशन भी हटा दीजिएगा। वो और बात है कि एनालिसिस के बारे में हम जरूर 20 मिनट बात करेंगे, जो हमारा अपकमिंग कोर्स है उसके बारे में बीच में थोड़ी सी बात करेंगे। और इस सेशन के लास्ट में 30 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही बेहतरीन फैंटाबुलस एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी इन्हीं सब चीजों के बारे में, रिगार्डिंग action, regarding habits, regarding belief system, regarding value system, regarding identity, and regarding the purpose as well. So now let's talk about कि ये जो NLP है ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, so that आपको आइडिया लग जाए कि एनालिसिस क्या है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसका मतलब न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स। आपकी बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स तैर रही हैं, जो कि आपकी बॉडी के लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स को गवर्न करते हैं। 60 ट्रिलियन कितने होते हैं और 80 बिलियन कितने होते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन
and 1000 billion is equal to 1 trillion. It means आपकी बॉडी में 60 ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाई 1000, 60,000 बिलियन सेल्स हैं आपकी बॉडी जिन सेल से बनी है. उन सभी सेल्स को गवर्न करते हैं आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ ह्यूज सुपर कंप्यूटर है आपकी बॉडी. न्यूरॉन्स का मतलब न्यूरॉन्स, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, न्यूरो लिंग्विस्टिक, प्रोग्रामिंग के मतलब उसको प्रोग्राम करना. It means how to control, how to reimprint, how to reprogram your subconscious brain to get maximum desired results in any area, in any field in your life. And NLP is a very, very small part of NLSS. And what is the meaning of NLSS? ये मैं बाद में बताता हूं. What is the meaning of NLSS? ये डबल एस का क्या मीनिंग है? NL का मतलब तो आपको पता लग चुका है, न्यूरो लिंग्विस्टिक. What is the meaning of SS? We'll discuss it later. ये जो मॉडल है एनएलपी का, ये बनाया था वैज्ञानिकों ने और इसे अपनाया था एनएलपी के कुछ धुरंधरों ने. इसमें दो चीजें आती हैं. एक रिएक्टिव जोन का इंसान होता है, एक प्रोएक्टिव जोन का इंसान होता है. इसको पहले आपको समझना होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव. कितने लोग हैं जो जिंदगी में अपने मैक्सिमम मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं अपने फील्ड में? देखिए, हाथ उठाते रहिए जो लोग स्क्रीन पे हैं. मैं इसी तरह से इंटरेक्शन करता हूं सो दैट मुझे पता रहे कि लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं. हालांकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम है मैं इतना लाउड और इतना फास्ट नहीं बोलता हूं जब वन ऑन वन बात करता हूं. बट जब मुझे सब लोगों को एक साथ कोऑर्डिनेशन में रखना होता है तो मुझे थोड़ा फास्ट बोलना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है. दिस इज माई परसेप्शन ऑफ माई लाइफ. सो जितने भी लोग जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए NLSS इज नॉन नेगोशिएबल और उनको प्रोएक्टिव जोन का इंसान बन के रहना चाहिए. अब आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव जोन? अनुराग, रिएक्टिव जोन होता है जो इमीडिएटली रिएक्शन कर देता है, बात को सोचे समझे बिना. इंपल्सिव होते हैं वो लोग. इमीडिएट उधर से एक बॉल आई, उसको डिफेंस करने का था ना, काय को यॉर्कर पे छक्का मारने की कोशिश करते हो फुल टॉस बना के. अगर वो फुल टॉस बॉल निकल गई बल्ले के नीचे से तो मिडल स्टंप उखड़ जाएगा. और ऐसा हमारी जिंदगी में अक्सर होता भी है. ऐसा हमारे जीवन में होता भी है कि एक एनवायरनमेंट में कुछ घटना घटी और उस घटना के ऊपर हमने कुछ रिएक्शन दिया और इस रिएक्शन की वजह से महाभारत खड़ी हो गई और जो चीज डेस्टिनी तक अच्छी भली जा रही थी वो डिजास्टर की तरफ चली गई. तो हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्शन नहीं करना चाहिए. इस बात का तात्पर्य यहां पर सिर्फ इतना सा है कि हमें रिएक्टिव जोन में कभी भी नहीं रहना चाहिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव जोन? और प्रोएक्टिव जोन के कुछ एग्जाम्पल्स तो बताइए अनुराग मुझे, सो दैट मैं समझ पाऊं किस तरह के लोग होते हैं जो प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं. तो आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को अपने आसपास देखते हैं वो सभी प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि वो लहर रहते हैं? कैसे लोग होते हैं वो? बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ये सब लोग हमेशा प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं. प्रोएक्टिव जोन में रहने का एक लाइव एग्जाम्पल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं. कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री है हमारे देश में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो भी सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर प्रोएक्टिव जोन वाले नेता रहे हैं. या तो वो प्रोएक्टिव जोन वाले थे या उस गद्दी पर पहुंचने के बाद उस गद्दी की गरिमा रखने के लिए वो लोग प्रोएक्टिव जोन में चले जाते हैं. इस बात को ध्यान रखिएगा. प्रोएक्टिव का मतलब होता है जो हमेशा कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, बिंदास रहते हैं. आसपास जितना भी भूचाल मच जाए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आज तक जितने भी हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हुए हैं वो या तो प्रोएक्टिव जोन के इंसान पहले से थे
या फिर उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वो प्रोएक्टिव जोन में चले गए। प्रोएक्टिव जोन में आपको रहना होगा अगर आप अपने प्रोफेशन में मैक्सिमम लेवल तक, अपने उच्च पद तक पहुंचना चाहते हैं। सो यू नीड टू बी इन द प्रोएक्टिव जोन। बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, बिग एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े ट्रेनर्स, वो सब प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं और वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि इस आदमी ने जो मेरे बारे में ऐसा बोला मीडिया में, मैं इस आदमी ने जो बोला उसको कैसे भुना सकता हूं कि मैं अपने पर्पस के और करीब पहुंच जाऊं। ये लाइन में बड़ी ताकत है, इस लाइन को नोट कर लीजिए करना चाहें तो। सामने वाला जब कोई भी रिएक्शन करता है, आज ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, कहां से निकलेंगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस गिलास में अगर पानी है और पानी इस गिलास में डाला जाए तो इसमें से क्या निकलेगा बाहर? पानी ही निकलेगा ना, कुछ और तो नहीं निकलेगा, और जिस कलर का होगा उसी कलर का निकलेगा। तो इस इंसान के जो सामने इस समय बैठा है वो एक जरिया है आप तक इस सुपर नेचुरल डिवाइन पावर के पहुंचने का। आपने शायद जिंदगी में कोई सॉल्यूशन मांगा होगा माय डियर फ्रेंड, तो आज आपके सामने सॉल्यूशन आया है और इसकी सभी क्लासेस के थ्रू जाएंगे तो उस सॉल्यूशन को अपनी जिंदगी में आप इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। गॉट माई पॉइंट? मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं, मैं मैसेज नहीं हूं। मैं अपनी बात को यहां रखने के लिए नहीं आया हूं। मेरे थ्रू एक डिवाइन पावर कुछ मैसेज आप तक करना चाह रही है शायद, नहीं तो कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप मेरे सामने इस समय संडे की इवनिंग में बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं है, मेरे साथ हैं। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है इस यूनिवर्स का, इस डिवाइन पावर का। एंड बिकॉज मैं डिवाइन पावर में बहुत विश्वास रखता हूं, इसीलिए उसके बारे में बार बार बात भी करता हूं, क्योंकि हम सब लोग उसी डिवाइन पावर के पार्ट हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह से, जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी सेम होती है, उससे पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है, किचन में मिक्सी भी चलती है, उसी तरह इसी इलेक्ट्रिसिटी रश्मि भी चल रही है। स्मिता के अंदर भी वो इलेक्ट्रिसिटी है, अलीफिया में भी वही इलेक्ट्रिसिटी है, मौसिन में भी, अल्पेश में भी, प्रीत में भी, वीरेंद्र अग्रवाल में भी, सूरज में भी, सब में वही एक इलेक्ट्रिसिटी है, विच इज कॉल्ड डिवाइन पावर का पार्ट। एंड I really mean it। और मैं किसी एक पर्टिकुलर भगवान में विश्वास नहीं रखता, मैं सभी भगवान में विश्वास रखता हूं, बिकॉज भगवान इज अ पॉजिटिव डिवाइन पावर और वो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। सो 4 इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख लीजिए, माइंड किस तरह से काम करता है। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। माइंड, लॉजिक, आपके न्यूरॉन्स, 4 चीजें हैं यहां पे। आपकी सोल, आपकी बॉडी, माइंड, लॉजिक, बॉडी सारे काम लॉजिकली करती है, माइंड उसको चलाता है। न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन सबकॉन्शियस होता है हमारा। और चौथी चीज होती है अलाइनमेंट, इट मींस एक रूपता। उस एक रूपता के बारे में आज हम बात करेंगे। किसी भी सिचुएशन में, कम वॉट में, चाहे जो हो, प्रोएक्टिव जोन के लोग कभी भी रिएक्शन नहीं देते हाथ के हाथ इमीडिएटली कभी भी प्रोएक्टिव जोन के लोग रिएक्शन नहीं देते। जो भी सामने से बात हुई, अपने घर जाते हैं, एक पेन पेपर लेते हैं, रूम में खुद को बंद करते हैं और फिर लिखते हैं कि उनको किसी ने कुछ क्या कहा। उसके सामने फिर वो लिखते हैं अब इसको किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं और उसके बाद 2-3 दिन सोचने विचारने के बाद एक एक्शन लेते हैं कि सामने वाले ने जो कहा था उनके बारे में, सामने वाले ने जो कहा था उनके बारे में, उस सामने वाले की बातों को किस तरह से वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए। एंड पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है सोल। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, पर्पस सोल होता है। इट मींस उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो इस इंसान के द्वारा कई चीजों को यूटिलाइज करते हैं तरीके से। एक कार का जैसे मैंने एग्जांपल दिया,
तो कार में अगर एक रूपता जरूरी है, तो आपको नहीं लगता हमारी आंतरिक दुनिया में भी जो पार्ट्स हैं उनका एक रूपता में होना जरूरी है? यस और डबल यस। अगर कार के स्पेयर पार्ट्स को अलाइन होना जरूरी है, तो हमारी बॉडी में जो आंतरिक बॉडी है, इंटरनल वर्ल्ड है जो, उसमें एक रूपता होनी बहुत जरूरी है। 4 जगह पे आपको काम करना होगा। पहली चीज है आपका बिलीफ सिस्टम। लिखिए, आपका बिलीफ सिस्टम, जिससे कि आपका थॉट प्रोसेस तैयार होता है। बिलीफ सिस्टम को क्या कहते हैं? बिलीफ सिस्टम को कहते हैं आपकी आस्था। मैं पानी बहुत पीता हूं, एवरीबॉडी नोज दैट। आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी आस्था, आपका विश्वास, यानी कि आपका यकीन। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि पैसे के लिए आपके यकीन कैसे हैं। बिलीफ सिस्टम एंड थॉट प्रोसेस की बात यहां कर रहे हैं, तो पैसे के लिए यकीन कैसे है? ज्यादा पैसा आने से खतरा बढ़ जाएगा। ज्यादा पैसा आने से खतरा बढ़ जाएगा। कितने लोगों ने यह सेंटेंस सुना है अपनी जिंदगी में? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बचपने में, जवानी में, टीनेज में। दूसरा जो बिलीफ सिस्टम है, आइए फिर यही चीज हमारी आइडेंटिटी में आते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे हम। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चारों के बारे में हम बात करेंगे। ज्यादा पैसा आने से खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा बिलीफ सिस्टम, पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। कितने लोगों को लगता है कि पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है? कभी ना कभी ये सुना था सेंटेंस अपने घर में, किसी पड़ोसी से, किसी रिलेटिव से। देखिए क्या भरा जा रहा है हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। यहां पे एनालिसिस काम करना शुरू करता है। जहां एनएलपी खत्म होती है, वहां से एनालिसिस स्टार्ट होता है, माय डियर फ्रेंड। सो विल बी टॉकिंग अबाउट एनालिसिस थ्रू आउट दिस वर्कशॉप। पैसे वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ जाया करते हैं। कितने लोगों ने सुना है ये बात? पैसे वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ जाया करते। व्हाट अ बिलीफ मैन! What the hell are we talking about? From our since our childhood सुनते आ रहे हैं ये सारे बिलीफ। तो पैसा आएगा कैसे? पैसे के बिलीफ देखिए ना कैसे बने पड़े हैं। पैसे वालों को ही अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। मूवीज में देखा है ना, पुराने जमाने की मूवीज में, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बीमारियां पैसे वालों को होती हैं। हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? मुझे पता है कोई नहीं सोचता ऐसा, बट कितने लोगों ने ये बात सुनी है पहले, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, अपने बचपन में या जवानी में या टीनेज में। पैसा उतना ही आना चाहिए जितने की जरूरत हो। कितने लोगों ने ये लाइन सुनी है अपनी जिंदगी में कभी ना कभी? मेरे पड़ोसी मुल्क से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों ने भी सुनी है ना ये बात। क्यों अलिफिया? एम आई राइट और डबल राइट गाइस? आज अंदर की चीजें निकालेंगे। अभी चीजें अभी रूट कज तक पहुंच रहे हैं। अब आप ये तो मानते हैं कि 15 घंटे की चीज मैं 1 घंटे में तो नहीं पढ़ा सकता, हालांकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं और लोग जानते हैं मैं बहुत फास्ट बोलता हूं जब मेरे सामने लोग होते हैं। साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कितने लोगों ने यह दुआ सुना है? कितने लोगों ने सुना है? और इस दोहे को हम यथार्थ कर देते हैं। और साईं इतना ही देता है जाको कुटुंब समाए। इनफैक्ट साईं इतना देता है जाको 25 तारीख तक कुटुंब समाए। आखिरी के 5 दिनों कैसे कुटुंब समाए हमका नहीं मालूम भैया, वो जाने, उसका काम जाने ऊपर वाला, हमका नहीं ना पता है। और जाको कुटुंब समाए। कृत चौहान कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट में कहेंगे प्लीज सर, लास्ट में कहेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है? आप तो ऑलरेडी एनालिसिस का पार्ट है। जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारिए। भैया ये कहावत बहुत पुराना है। उस समय पर जुलाए हुआ करते थे और वो उतना ही लंबा चादर बनाते थे। आजकल पूरा का पूरा थान अवेलेबल है। अगर आपकी हाइट 6 फुट 6 इंच है बच्चन जी की तरह, तो आप थान में से चादर कटवाइए ना 7.5 फुट का। कौन मना करता है भाई? कोई मना नहीं करता है। काहे हमारा भोजपुरी एक्सेंट कैसा लगा आप लोगन को? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। मजाक मजाक में ये बातें मैंने कही, बट आपको नहीं लगता अगर 1 मिनट हम सोच के देखें कितनी बड़ी बातें हैं ये? हमारे बचपन से हमारे न्यूरॉन्स में डाली जा रही हैं। ये हमारे बिलीफ बन गए तो पैसा आएगा कैसे?
पैसा नहीं आएगा भाई, बिलीफ ऐसे बन गए हैं। आज से लगभग 5 दशक पहले एक आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा था और वो किसी सोच में था। उसका जो सहकर्मी था उसने पूछा क्या सोच रहे हो? उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि इस देश में ऑयल की रिफाइनरी होनी चाहिए। तो उसने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम क्या कर सकते हो इसके बारे में? तो उसने कहा मैं सोचता हूं कि मैं कुछ रिफाइनरी खोल लूं। उसने कहा ज्यादा बेकार की बातें मत कर, चुपचाप पेट्रोल भर गाड़ियों में, रिफाइनरी खोलेगा, बात करता है। जो इंसान ने यह कहा कि बात करता है रिफाइनरी खोलेगा, उसने अपना सारा जीवन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते भरते गुजारा, और जिस आदमी ने यह सोचा था उसने इस देश में रिफाइनरी खोल दी। धीरू भाई अंबानी। बिलीफ सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बिलीफ। क्या बिलीफ है आपका? क्या वाकई में आप अपने बिलीफ को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? Then analysis is non-negotiable for you guys. दूसरी चीज, सेहत के लिए क्या बिलीफ है आपके? डायबिटीज एक बार हो जाती है तो चिता से पहले तो नहीं जाती है। डू यू रियली मीन इट डॉक्टर सो एंड सो? डायबिटीज कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। अगर इस समय मेरी डायबिटीज चेक की जाएगी तो वो निश्चित रूप से 150 के आसपास मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मुझे एनर्जी की जरूरत है। आई एम एक्साइटेड, दैट इज द ओनली रीजन। जब आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में होते हैं तो आपको जरूरत होती है आपके सेल्स को एनर्जी की, और वो ब्लड के थ्रू जाता है, तो ब्लड के अंदर एनर्जी आ जाती है। और इस वर्कशॉप के बाद मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ खाने की, पीने की, बिकॉज ऑलरेडी जो लीवर के पास एनर्जी थी वो उसने ब्लड के अंदर डाल दी है ऑलरेडी, बिकॉज आई एम एक्साइटेड। अभी अगर मेरा बीपी भी होगा तो 120 से ऊपर होगा, मेरी धड़कन भी शायद 95 होगी। व्हाट आर यू मीनिंग बाय दैट कि डायबिटीज एक परमानेंट बीमारी है? क्या बिलीफ डाल दिए लोगों ने, क्या आइडेंटिटी बना दी लोगों ने। तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक काम करना बहुत जरूरी है। Then second thing is pretty much important second thing, and this is called values. वैल्यू क्या होती है पहले इसको समझना होगा। आपकी जिंदगी में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो आपकी लाइफ की वैल्यूज होती हैं। दोबारा से बताता हूं, जो चीजें आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज पे हैं, जिन चीजों को आपने अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज पे रखा हुआ है, वो आपकी लाइफ की वैल्यूज हैं। जैसे कि स्टूडेंट की वैल्यू हायरार्की में क्या चीजें वैल्यू में होनी चाहिए? स्टूडेंट की वैल्यू में होनी चाहिए हेल्थ, स्टडी, पेरेंट्स, प्ले। स्टूडेंट की 4 टॉप प्रायोरिटी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? पहली वैल्यू स्टूडेंट की होनी चाहिए हेल्थ, दूसरी वैल्यू स्टूडेंट की होनी चाहिए स्टडी, तीसरी वैल्यू होनी चाहिए पेरेंट्स, चौथी वैल्यू होनी चाहिए प्ले, पांचवी वैल्यू होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी। ये 5 वैल्यू होती थी पुराने जमाने में स्टूडेंट्स की। डू यू नो दैट? और उसमें पेरेंट की जगह रिप्लेसमेंट करके आ जाते थे टीचर्स, गुरु। तो पहले जमाने में स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यूज क्या होती थी? पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद छोड़कर आते थे आश्रम में, तो उनकी पहली वैल्यू क्या होती थी? हेल्थ। हेल्थ के लिए सब कुछ किया जाता था, बच्चों को सुबह उठाया जाता था। दूसरी वैल्यू क्या होती थी उनकी? स्टडी, पढ़ाया जाता था आश्रम में। तीसरी वैल्यू क्या होती थी? गुरु। चौथी वैल्यू क्या होती थी उनकी? प्ले, उनको तरह तरह के व्यायाम कराए जाते थे। पांचवी वैल्यू क्या होती थी? स्पिरिचुअलिटी। छठी वैल्यू क्या होती थी? हम्बलनेस। वो कहां से आती थी? क्योंकि वो भिक्षा मांग के लाते थे। These were the values for the students. एक लेमैन की क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो भी बता देता हूं। आपकी 6 इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, लिख लीजिए। पहली टॉप प्रायोरिटी की वैल्यूज आपकी होनी चाहिए योर हेल्थ, योर कनेक्शन विद योर हेल्थ। पहली वैल्यू होनी चाहिए हेल्थ। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए योर फैमिली। योर फैमिली इज द सेकंड वैल्यू इन योर वैल्यू हायरार्की। थर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? थर्ड वैल्यू आपकी होनी चाहिए रिलेशनशिप विद द मनी।
आप कहोगे प्रोफेशन कहां चला गया? तीसरी वैल्यू में प्रोफेशन नहीं आता अभी। तीसरी वैल्यू आपकी होनी चाहिए रिलेशनशिप विद मनी। चौथी वैल्यू आपकी होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ। पांचवी वैल्यू आपकी होनी चाहिए ग्रोथ। एंड सिक्स वैल्यू आपकी होनी चाहिए कंट्रीब्यूशन। एक इंसान की जिंदगी में चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन चार चीजों को आप सिर्फ दो चीजें अगर जिंदगी में कर लें तो आप फुलफिल कर सकते हो। पहली चीज होती है सर्टेनिटी, लिख लीजिए। सेकंड थिंग आती है वैरायटी। थर्ड आती है सिग्निफिकेंस। फोर आती है लव कनेक्शन। और अगर ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आप जीते हैं तो ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन में जब आप ग्रो करते हो लाइफ में तो सर्टेनिटी आ जाती है और वैरायटी आ जाती है। जब आप कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी को तो वहां पे आपको सिग्निफिकेंस भी मिलता है और लव कनेक्शन भी मिलता है। इट मींस दो लाइफ की वैल्यू जीने से आपके चार पिलर्स कंप्लीट हो जाते हैं। वन इज सर्टेनिटी, सिक्योरिटी लाइफ की। सेकंड इज वैरायटी, लाइफ की वैरायटी, भोग विलासिता। थर्ड इज सिग्निफिकेंस यानी कि अटेंशन, रिकॉग्निशन। एंड फोर्थ इज लव कनेक्शन यानी कि लोगों के रिश्ते आपसे बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। आपके लिए जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं वो आपकी लाइफ की वैल्यूज होती हैं। तीसरी चीज आती है आपकी आइडेंटिटी। लिख लीजिए आइडेंटिटी। आंतरिक रूप से इंटरनल वर्ल्ड में आप खुद को क्या मानते हैं? दवाई खाते वक्त आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? एक पेशेंट वाली होती है या एक हेल्दी पर्सन वाली होती है? फर्स्ट और सेकंड, दवाई खाते वक्त आपकी आइडेंटिटी एक पेशेंट वाली होती है या हेल्दी पर्सन की होती है? एक पेशेंट की होती है। लाइव एग्जांपल, आप जब डॉक्टर की ओपीडी में जाते हैं दिखाने के लिए खुद को, तो वहां पे आप कौन होते हैं? डॉक्टर अपने कंपाउंडर से और रिसेप्शनिस्ट से क्या पूछता है? कितने पेशेंट बाहर बैठे हैं अभी? पेशेंट की आइडेंटिटी बनाई जाती है आपकी। बेशक आप रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए गए हैं और आप बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, मगर आपको क्या बना दिया जाता है? पेशेंट बना दिया जाता है। यानी कि आपकी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ होता है। बचपन से ही बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे को, बचपन से ही, कि तू तो नालायक है, किसी काम का नहीं है। और उस बच्चे की आइडेंटिटी बन जाती है पूरी तरह से कि ये नालायक है, किसी काम का नहीं है। बच्चे को बोल दिया जाता है यू आर, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है। उस बच्चे से अगर पूछा जाए कि आप लर्निंग डिसेबल हो हर चीज में, वो कहेगा नहीं, मैं लर्निंग डिसेबल हर चीज में नहीं हूं। मूवीज तो मुझे याद रहती है, कार्टून्स तो मुझे याद रहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, आप लर्निंग डिसेबल बच्चा नहीं हो, बट उसकी आइडेंटिटी बना दी जाती है लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? अब कोई अस्थमा का पेशेंट होगा, उसको बोला जाएगा ही इज अस्थमेटिक। नो, ही इज अ हेल्दी पर्सन। टेम्परेरीली कभी कभी उसको अस्थमा का अटैक आता है, 24 घंटे तो उसको अस्थमा का अटैक नहीं रहता है ना। तो ही इज नॉट अस्थमेटिक और शी इज नॉट अस्थमेटिक, ही इज नॉट डायबिटिक और शी इज नॉट डायबिटिक। तो यहां पे इंटरनल वर्ल्ड में आपकी पहचान आपको दे दी जाती है, विच इज रियली 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 बैड। जिम में जाते वक्त आपकी क्या आइडेंटिटी होती है? एक फिट पर्सन की और एक अनहेल्दी पर्सन की। डिसाइड कीजिए। जब आप जिम जाते हैं तो मोस्टली लोग 80% लोग जिम तब जाते हैं जब डॉक्टर कह देता है। 80% लोग पार्क में वॉक करने तब जाते हैं जब डॉक्टर कह देता है। और उस टाइम आप किस आइडेंटिटी को लेके जाते हैं? उस टाइम आप एक अनहेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी को लेके जिम में घुसते हैं, जबकि आपको घुसना चाहिए था एक फिट एंड हेल्दी चार्मिंग पर्सनालिटी को लेके आपको घुसना चाहिए था। आपको घुसना चाहिए था एक बेहद गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, लविंग गर्ल इस जिम में एंटर कर रही है। एम आई राइट और एम आई डबल राइट गाइस? क्या आइडेंटिटी हम जी रहे हैं? थिंक अबाउट दैट। पैसा कमाते वक्त आपकी आइडेंटिटी क्या है? एक रिच पर्सन की आइडेंटिटी है पैसा कमाते वक्त, या फिर एक कंगाल की आइडेंटिटी है? थिंक अबाउट दैट। जब आप अपने प्रोफेशन में सर्व करते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं,
तो आप विक्टर की तरह से फील करते हैं अपनी आइडेंटिटी, या फिर एक विक्टिम की तरह से फील करते हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह 9 से 5 की जॉब करनी पड़ेगी? पड़ेगी आता है या करनी है आता है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है माय डियर फ्रेंड्स। पड़ेगी विक्टिम, करनी है छाती चौड़ी करके। एम आई राइट और डबल राइट? थिंक अबाउट दैट। स्टूडेंट जब आप होते हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो कि बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लेके पास होता है हमेशा, वैसी आइडेंटिटी है, या पढ़ाई बोझ लगती है और आप स्ट्रगलर वाली आइडेंटिटी लेकर पढ़ रहे हैं? थिंक अबाउट दैट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन चीजें, आपके यकीन, आपकी वैल्यूज और आपकी पहचान, ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी जिंदगी में। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूंगा, आइडेंटिटी पे ही हूं अभी। एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घोड़ी पर जा रहा है। तुगड़ू 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 तुगड़ू। What I'm trying to say, मैं जब आपकी स्टेट चेंज करना चाह रहा था, प्रीत कोठारी जी हंसे, कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई। दूल्हा जब घुड़चढ़ी पर चढ़ता है, 2 घंटे की घुड़चढ़ी और 2 से 3 घंटे का, मैक्सिमम 4 घंटे का आरता वाला रस्म। उस 6 घंटे के लिए वो दूल्हा होता है और उसके बाद फेरों पे। एम आई राइट और डबल राइट? अब जिसने शादी कर ली वो 2 महीने के बाद, अभी 2 साल भी नहीं हुए, 2 महीने के बाद दोबारा से सेरा बांध के अपने ससुराल में चला जाएगा, तो लोग उसको क्या कहेंगे? हंसी आएगी लोगों को। व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन? उस दूल्हे राजा की आइडेंटिटी सिर्फ एक दिन के लिए थी। एम आई राइट और डबल राइट? अगर वो दूल्हा दोबारा से बन के घोड़ी पे चढ़ के समुद्र किनारे टहलने लगे जाके रेत के ऊपर और कहे मैं दूल्हा हूं, मेरे सामने डांस करो, तो उसको नीचे उतार के इतने झपेड़ पड़ेंगे उसको कि वो याद रखेगा। इट मींस वो आइडेंटिटी एक टाइम बीन के लिए होती है। अब अगर सपोज करो एक लड़का और एक लड़की रामलीला में रोल प्ले करते हैं, रावण का और सीता का, और रावण सीता को हर के ले जाता है, रामलीला खत्म हो जाती है, रावण को रामचंद्र जी विनाश कर देते हैं। 1 महीने के बाद जिस लड़के ने रावण का रोल किया था, वो लड़का अगर सीता माता के घर से, जिस लड़की ने सीता माता को रोल किया था, सीता माता को हरने चले जाए अपने पुष्पक विमान में, अपनी छोटी सी 800 कार में, और उसका हाथ पकड़ के खींच के गाड़ी में डाल के उसको हरने लगे और कहे कि मैं रावण हूं, रावण का रोल कर रहा हूं और मैं सीता को हरने आया हूं, तो बैंड बजेगी उसकी या नहीं बजेगी? उसके शरीर पर ना कपड़े नहीं मिलेंगे, सिर्फ नीचे वाले थोड़े से कपड़े छोड़ेंगे लोग और बाकी सारे कपड़े उतार के उसकी बैंड बजा देंगे। एम आई राइट और डबल राइट? यानी कि वो आइडेंटिटी उसकी सिर्फ रामलीला तक थी, उसके बाद नहीं थी। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। थिएटर में जो लोग रोल प्ले करते हैं, धर्मपाजी का टंकी वाला सीन किसने देखा है? मोस्टली लोगों ने देखा। अगर वो अपने बंगले पे बाहर खड़ा होकर बोलने लगे कुछ जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, गांव वालों, सुसाइड, क्या होगा भाई साहब? मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आ जाएंगे वहां पे और वो धर्मपाजी को उठा के ले जाएंगे कि ये तो हो गया काम। वो आइडेंटिटी उन्होंने रोल प्ले किया था शोले पिक्चर में आज से 45 साल पहले। दैट वाज दैट पर्टिकुलर फिल्म का फ्रेम का आइडेंटिटी था, और वो भी टाइम बीइंग था। धर्मपाजी ने उस टैंकी के सीन के अलावा कहीं पे भी ऐसी कॉमेडी नहीं की दोबारा। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। मैं क्लियर करना चाहता हूं आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। बच्चा अगर बोले 2 और 2 5 तो ठीक है, चलता है, मगर अगर आप भी 2 और 2 जमा 2 5 कर देंगे तो क्या होगा? आपको लोग बेवकूफ बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। गलती जाहिर सी बात है हम हर जगह करते हैं, कर भी सकते हैं। यहां पे एक और चीज, बच्चा कभी बीमार पड़ गया तो हम उसकी आइडेंटिटी बना देती हैं दादी मां। कैसे? एक बार बीमार पड़ गया गलती से, दोबारा फिर बीमार पड़ गया, अब दादी क्या बोलेगी? मौसम चेंज होते ही मेरा तो बच्चा बेचारा बीमार हो जाता है, अगली बार
मौसम जैसे ही चेंज होगा, एंकर हो गया है, उस बच्चे की आइडेंटिटी बन चुकी है, मैच कर चुका है उसका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे ही मौसम चेंज होगा वो बच्चा बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दादी मां कहेगी हरे राम, ये तो मौसम फिर से चेंज हो रहा है, गर्मियों से फिर से सर्दियां आने वाली हैं, बरसात के बाद मेरा नन्ना मुन्ना तो फिर परेशान हो जाएगा। और दादी मां चली गई स्वर्ग, उसके बाद वो बच्चा बीमार ही नहीं पड़ा, क्योंकि दादी मां ने बोला ही नहीं फिर आगे से, क्योंकि दादी मां थी ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस तरह से हम आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं लोगों की। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो अब बता देता हूं आपकी आइडेंटिटी क्या है। आपकी आइडेंटिटी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू आर नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज योर रोल प्ले। आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई ट्रक ड्राइवर है तो उसकी आइडेंटिटी ट्रक ड्राइवर की नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया मोटिवेटर हो सकता है, वो उसकी आइडेंटिटी है। कोई टीचर है तो उसकी आइडेंटिटी टीचर नहीं है। मैं आइडेंटिटी पे लाना चाह रहा हूं अभी आपको। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई किसी ने अगर बेईमानी करी है तो वो बेईमान नहीं है। उसने एक बार बेईमानी की है, वो बेईमान नहीं है। हम उसकी आइडेंटिटी बना देते हैं कि वो बेईमान है। किसी ने एक बार पाप किया तो वो पापी नहीं है भाई, उसने एक बार पाप किया है। वो एक गाना सुना है आपने, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान इंसाफ करो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना कहो। सबसे पहले मैं इसको पत्थर मारूंगा, आप भी मारिएगा, मगर वही पहला पत्थर मारेगा जिसने कोई पाप ना किया हो। तो कोई भी पत्थर नहीं मारता उस लेडी को। रोटी फिल्म का गीत है ये, राजेश खन्ना साहब की फिल्म का, और वो बिल्कुल सही है। क्या जाने अनजाने हमसे गलतियां नहीं होती, मगर जिस आदमी से एक बार गलती हो गई, कोई गलती हो गई, पाप हो गया, उसको पापी समझने लगते। किसी से जाने अनजाने एक बार कोई मिस्टेक हो गई तो उसको हम बेईमानी का दर्जा दे देते हैं। किसी से एक बार कोई नुकसान हो गया तो उसको हम मारने पीटने लगते हैं। ये आइडेंटिटी हम बना देते हैं। तो हम बेसिकली आइडेंटिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं? हम आइडेंटिटी चेंज करना आज आपको सिखाएंगे 8:30 बजे से लेके 9 बजे के बीच में। 8:30 टू 9 o'clock के बीच में एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एक्सरसाइज की जाएगी। अब आप जरा पेन पेपर उठाएं और एक पिरामिड बनाएं। एक पिरामिड बना लीजिए आप फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। रजिस्टर के सबसे नीचे वाली लाइन पे बड़ा बड़ा लिखेंगे एनवायरमेंट। लिखिए, रजिस्टर में सबसे नीचे पिरामिड बनेगा ऐसे, ठीक है? सबसे नीचे लिखेंगे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके ऊपर लिखेंगे आप एक्शन स्लैश बिहेवियर। उसके ऊपर लिखेंगे एक्शन स्लैश बिहेवियर। एक्शन स्लैश बिहेवियर के ऊपर आप लिखेंगे हैबिट्स, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज। हैबिट्स स्लैश कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज। उसके ऊपर आप लिखेंगे बिलीफ, स्क्रीन शेयर चाहिए। उसके ऊपर आप लिखेंगे बिलीफ। थॉट प्रोसेस के ऊपर आप लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज के ऊपर आप लिखेंगे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के ऊपर आप लिखेंगे बियॉन्ड योर आइडेंटिटी। बियॉन्ड योर आइडेंटिटी। जिन लोगों को मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं उनमें से सिर्फ 3 लोग मेरी स्क्रीन पे हैं अभी, क्योंकि मैंने स्लाइड शो शुरू कर दिया है।
तो सतेंद्र जी आप मेरी बात को अग्री करते जाएंगे, और इकबाल कौर के नाम से एक नाम आया, और बिमलेश जी, आप तीनों मुझे अग्री करते जाएंगे। सबसे नीचे लिखा है एनवायरमेंट, उसके ऊपर लिखा है बिहेवियर स्लैश एक्शन, उसके ऊपर आपने लिखा है हैबिट्स स्लैश कैपेबिलिटीज स्लैश एबिलिटीज, उसके ऊपर आपने लिखा है बिलीफ स्लैश थॉट प्रोसेस, बिलीफ स्लैश थॉट प्रोसेस, थैंक यू। उसके ऊपर आपने लिखा है वैल्यूज, उसके ऊपर आपने लिखा है आइडेंटिटी, और उसके ऊपर आपने लिखा है बियॉन्ड योर आइडेंटिटी इज इक्वल टू पर्पस, बियॉन्ड योर आइडेंटिटी इज इक्वल टू पर्पस। अब घेरा बनाइए, जो सबसे ऊपर लिखा है बियॉन्ड योर आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, उसके सामने लिखिए सोल, उसके सामने लिखिए सोल। सोल मीन्स स्पिरिचुअलिटी। जब आप पर्पस को जीना शुरू कर देते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह नहीं है कि मैं डिवाइन पावर में विश्वास रखता हूं तो मैं बहुत सारी मंदिरों में जाता हूं, मूर्तियों को पूजा करता हूं। नहीं, मैं किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे नहीं जाता हूं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस मामले में मैं बहुत ही नास्तिक किस्म का इंसान हूं, बट एट द सेम टाइम मेरा डिवाइन पावर में बहुत ज्यादा विश्वास है। अब तीन चीजों को राउंड करेंगे, आइडेंटिटी, वैल्यू, बिलीफ एंड थॉट प्रोसेस। इन तीनों के ऊपर एक साथ घेरा लगाएंगे और इसके सामने लिखेंगे माइंड। अब सबसे नीचे आएंगे हैबिट, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, एंड नीचे जो लिखा है एक्शन स्लैश बिहेवियर, इन दोनों के ऊपर गोला लगाएंगे और इसको लिखेंगे बॉडी। दोबारा से सतेंद्र सिंह जी और बिमलेश गोयल जी और इकबाल कौर जी, आप मुझे थंब एक्सप्रेशन से बताएंगे। जो हमने सबसे ऊपर लिखा है बियॉन्ड योर आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू सोल स्पिरिचुअलिटी, यही लिखा है आपने उसके सामने, या कहीं एरो करके, इज दैट राइट? नीचे जो तीन चीजें हैं आप करेक्ट कर लीजिए इकबाल जी। जो सबसे ऊपर का पॉइंट है विच इज कॉल्ड बियॉन्ड योर आइडेंटिटी इज इक्वल टू सोल स्पिरिचुअलिटी, ओके, उसको कर लीजिए क्लियर। उसके नीचे जो तीन सिस्टम आए हैं, आइडेंटिटी, आपकी वैल्यूज, आपका बिलीफ एंड थॉट प्रोसेस, इन तीनों को मार्क करके उसके सामने आपने क्या लिखा है, माइंड, ओके। और उसके नीचे दो और चीजें हैं, उसके ऊपर है हैबिट्स, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, और उसके नीचे है एक्शन एंड बिहेवियर। इन दोनों को मार्क करके आपने लिखा है बॉडी। इज दैट फाइन? और हम कहां रहते हैं? हम रहते हैं एनवायरमेंट में। अगर इतना आपको क्लियर है तो मजा आ गया। 8:30 से लेके 9 बजे तक आपके हाथ बटेर लगने वाली है आज, एंड आई रियली मीन इट। और अब 20 मिनट मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस के बारे में। आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। यह एनालिसिस क्या कर सकता है आपके लिए? आपको एक नए डायमेंशन में भेज सकता है। आपका ये जो एनालिसिस है, ये आपको एक नई डायमेंशन में भेज सकता है। एनालिसिस क्या कर सकता है आपके लिए? थोड़ा सा बता देता हूं क्या कर सकता है आपके लिए। आपकी बॉडी हेल्दी है या बीमार है, ये आपको मालूम है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। आपकी बॉडी हेल्दी है या बीमार है, ये आपको मालूम है, मगर आपके न्यूरॉन्स की एक आइडेंटिटी बन चुकी है। एक हेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी नहीं है आपके न्यूरॉन्स की, और वहां से वाई पूरी तरह से मिसिंग है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमें पता सब कुछ है, हमें यह भी पता है कहां जाना है, हमें यह भी पता है क्यों जाना है, हमें यह भी पता है कैसे जाना है, हमें यह भी पता है कितनी देर लगेगी,
आपको तो सब कुछ पता है, बट आपके न्यूरॉन्स को नहीं पता है। और आपके न्यूरॉन्स को क्यों नहीं पता है? बिकॉज आपके न्यूरॉन्स आपको चला रहे हैं, आप अपने न्यूरॉन्स को नहीं चला रहे हैं। ये एनालिसिस आपको सिखाता है कि आपने अपने न्यूरॉन्स को कैसे चलाना है, सो दैट आपके न्यूरॉन्स को पता लग जाए कि क्यों जाना है वहां। एक बार आपके न्यूरॉन्स को पता लग गया कि वहां क्यों पहुंचना है, उसके बाद आपके न्यूरॉन्स आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जो 60 साल के बाद खुद को वाकई में रिटायर्ड पर्सन मान लेते हैं, वो 70-72 तक इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और जो कार्य करते रहते हैं वो 85, 90, 95 तक पहुंचते हैं। एम आई राइट गाइस और डबल राइट? क्यों? क्योंकि उनके न्यूरॉन्स को पता है कि वो भी रिटायर नहीं हुए हैं। और 60 में जो रिटायर हो जाते हैं, उनके न्यूरॉन्स को पता लग जाता है कि वो रिटायर हो चुके हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप एक जंप कर पाएंगे नए डायमेंशन में, हेल्दी बॉडी के आप मालिक बन पाएंगे, और एक पावरफुल माइंड के आप मालिक बन पाएंगे अगर आप एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या आपको फायदा होने वाला है? आप अपनी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को हील कर सकते हैं। इस वर्कशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आएगा 8:30 बजे, 9 बजे तक चलेगा, जिसमें एक बहुत ही फैंटाबुलस एक्सरसाइज होगी। उसको किए बिना न जाएं, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और ये इस मास्टर क्लास की सीरीज का आज पहला पार्ट है। आज हमने छोड़ दिया है इसको कहां तक? आज हमने 7 चीजें डिस्कस की हैं, वो आगे कैसे चलेंगी, कैसे उनको आप चेंज कर सकते हो, कैसे एनालिसिस आपके लिए काम करेगा, ये अगली मास्टर क्लासेस में पता लगेगा। एनालिसिस को इस्तेमाल करने के बाद आप जान पाएंगे कि किस प्रकार आप अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को इमोशन लेस बना सकते हो। आप ये बखूबी जान पाएंगे, आप इसमें ट्रेंड हो जाएंगे एनालिस्ट को जान के कि किस प्रकार आप अपने प्रेजेंट के इश्यूज को खुद ब खुद रिजॉल्व करने की ताकत रखते हो। आपके इस शरीर में सब कुछ है। ये जो 7 पॉइंट लिखाए हैं, इनमें बहुत ज्यादा पावर है। एक्चुअली होता क्या है कि हम एनवायरनमेंट के कठपुतली बन जाते हैं और हम रिएक्टिव जोन में चले जाते हैं, जबकि हमें प्रोएक्टिव जोन में रहना होता है। आप जाने अनजाने 24 घंटे प्रोएक्टिव जोन में किस प्रकार रहें ताकि प्रेजेंट के इश्यूज को सॉल्व कर पाएं, ये आपको एनालिसिस सिखाता है। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, अगर आप ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन को जीते हैं तो फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती है, और ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को आप किस प्रकार जिए, ये आपको बखूबी बताता है एनएलएसएस। एनालिसिस आपको बताता है किस प्रकार आप अपने फ्यूचर को इनसिक्योरिटीज से बचा सकते हैं और एक सर्टेनिटी की तरफ लाइफ जी सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। इसके लिए कुछ समय लगेगा, जी हां, कुछ समय लगेगा। कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। आप अपनी इनर सेल्फ इमेज को पूरी तरह से हील कर सकते हैं और आप न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो सकते हैं अगर आप एनालिसिस का झाड़ू पोछा एक बार अपने पूरे ऊपर और नीचे और अंदर बाहर हर जगह लगा लें तो। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? हील योर नेगेटिव इंटरनल टॉक्स। कितने लोगों को लगता है, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि हम नेगेटिव इंटरनल टॉक्स करते हैं? क्यों कृष्णा जी, कर लगता है कभी कभी? क्यों सत्येंद्र जी, लगता है कि नहीं? कुछ लोगों को लगता है हम बहुत सारी ये काम मैं कर सकता हूं, पर अंदर से आवाज आती है आज से पहले तो नहीं किया, अभी कैसे करोगे? इंटरनल टॉक छोड़ो, बीवी बोल देती है हाँ कर लिया तुमने, बड़े तीर मारे आज तक जो आज करके दिखाओगे, चुपचाप बैठा तो रह नहीं जाता, नौकरी कर लो, करने चले हैं बिजनेस। ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। देखिए मैं बिल्कुल देसी अंदाज में बोलता हूं, आई एम नॉट कि वेबिनार या गुड 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 गिट पिट इंग्लिश में, वैसा नहीं है भाई, देसी आदमी हूं, बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता हूं। सो आप अपने नेगेटिव इंटरनल टॉक्स को भी चेंज कर सकते हैं और आपके घर के एनवायरनमेंट में जो सो कॉल जिक 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 चलती रहती है उसको भी विराम लगा सकते हो। अनवांटेड विजुअल्स कई बार हमें आते हैं, कई बार गाड़ी चला रहे होते हैं और लगता है कि मैं रेड लाइट पे ब्रेक मारूंगा तो पीछे से कोई ट्रक वाला ठोक देगा, ऐसे विजुअल्स कई बार आते हैं। इन विजुअल्स को आप कैसे हटाएं अपने प्रेजेंट से?
हील योर अनवांटेड सेंसेशंस। पूरी बॉडी में कई बार आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, पर मेडिटेशन में बैठने के बाद होता क्या, कुछ अजीब गरीब सेंसेशंस बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। उनको किस तरह से हटाएं, ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है। कुछ लोगों को कुछ अजीबो तरह के फोबियाज होते हैं, कुछ लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कुछ लोग प्लेन में नहीं बैठ पाते, क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है। उन फोबियाज को कैसे आप हटा सकते हैं? फियर और फोबिया में फर्क होता है, तो आप फोबियाज को कैसे हटा सकते हैं, आप एनालिसिस में जान पाएंगे। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आज पहला सेशन है इस एनालिसिस की मास्टर क्लास का। 6 सेशन अभी होने हैं, और अगर 6 सेशन में भी समय कम पड़ा तो हम उसके और सेशन भी बढ़ा सकते हैं। दीज आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रीब्यूटरी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगले सेशंस कब कब होंगे आप ये पता कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम ये चीजें नहीं होंगी, नेक्स्ट टाइम इसका अगला पार्ट होगा। हील योर ट्रिगर्स। आप एनालिसिस को इस्तेमाल करके अपने ट्रिगर्स को हील कर सकते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट जो बन जाते हैं, आपके अंदर कॉन्ग्रुएंस नहीं रहती। आइडेंटिटी कुछ और कहती है, वैल्यू सिस्टम कुछ और कहता है, बिलीफ कुछ और कहता है, हैबिट्स किसी और तरीके की हैं, जाना कहीं चाहते हो। सब कुछ खिचड़ी बनी हुई है, उस खिचड़ी में रायता मिलाओ, प्लेट में डालो और खा जाओ, और बढ़िया नींद आएगी। कुछ नहीं होने वाला। व्हाट आई मीन टू से, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस इनर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करिए एनालिसिस सिखाता है। देखिए, बीच बीच में मैं कुछ इस तरह की बातें बोल जाता हूं सो दैट आपकी थोड़ी स्टेट चेंज हो जाए, आप थोड़े से मुस्कुरा दें। क्यों कुणाल भंडारी जी, मुस्कुराना बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। यस, लेट्स सी कैसे ये पॉसिबल है। आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे अपनी वेल्थ और सक्सेस को। देखिए, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, वो चारों के चारों इंपॉर्टेंट पिलर्स यहां कवर किए जाते हैं एनालिसिस में। 1 इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ एंड सक्सेस, थर्ड इज योर फैमिली एंड फोर्थ इज स्पिरिचुअलिटी। इन चारों के बारे में बात करेंगे। आप अपने इनर ड्रीमर को जगाना सीख जाएंगे, वो तो आज ही अब कर पाएंगे, थोड़ी देर के बाद ही। 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक एक बेहतरीन एक्सरसाइज अभी होगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस प्रकार एंगेज कर लें कि वो नए आउटकम आपको अवेलेबल करा दे, ये आप एनालिसिस में आके सीख पाएंगे। एक्सप्लोर द इनर स्ट्रेटेजी टू अचीव ऑल योर गोल्स एंड आउटकम्स। इसको आप सीख सकते हैं यहां पर आकर। कौन मोहतरमा है जो इसको आपकी बॉडी में, आपके न्यूरॉन्स में इंजेक्शन भर के डालेंगी, उनके बारे में बता देता हूं। शी doesn't need any introduction anymore now। लोग बहुत इनके बारे में आजकल जानते हैं। अगर आप पहली बार इनका नाम सुन रहे हैं तो आई डोंट नो कैसे आपने आज से पहले इनका नाम नहीं सुना। शी इज द पर्सन बिहाइंड सक्सेस लीगेसी। शी इज द फाउंडर ऑफ सक्सेस लीगेसी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और मैं कृतज्ञता के भाव इनको अर्पित करना चाहता हूं कि मुझे इन्होंने अलाउ किया, परमिट किया कि मैं सक्सेस लेगेसी को फाउंड करने में भागीदारी दिखा सकूं, और इन्होंने मुझे अलाउ किया एंड मैं इनके साथ ये सक्सेस लेगेसी के फाउंडर होने का टाइटल शेयर करता हूं। हम दोनों सक्सेस लेगेसी के फाउंडर हैं। शी इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ सक्सेस लेगेसी। She is a certified analysis NLP master practitioner। इनका खुद का एक प्रोग्राम है, सिग्नेचर प्रोग्राम कॉल Awaken the Power Within, which is called Analysis and NLP Master Practitioner Course। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोचेस के थ्रू इस एनालिसिस को लाइफ में इंप्लीमेंट करना सिखाती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अगर और जाने तो, अगर हम बात करें पेरेंटिंग की, तो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग की, तो ये लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्म करना जानती हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसके लिए हम थोड़ी सी जल्दी जाएंगे इन स्लाइड्स के थ्रू। शी इज एन एब्सोल्यूट मेंटर। पिछले लगभग 9 सालों से ये रिलेशनशिप कोच हैं, कपल काउंसलिंग में है। पिछले लगभग 13 साल से ये स्टूडेंट बिहेवियर थेरेपी एक्सपर्टाइज में है। उनके जो बिहेवियर होते हैं, उनके जो पैटर्न होते हैं, उनको ब्रेक करती हैं। पिछले काफी टाइम से ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है। डी एडिक्शन में ये लगभग 8 सालों से हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये पिछले 9 सालों से हैं, और पिछले 6 से भी ज्यादा सालों से एनालिसिस के इंजेक्शन भर भर के लोगों को न्यूरॉन्स में डाल रही हैं पर्सनल 1-on-1 कोचिंग के द्वारा। दिस इज ऑल अबाउट नीरज मलिक।
Now, the best part of this workshop, this is called Awaken Your Inner Dreamer. इस एक्सरसाइज को अभी हम करेंगे एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद, जो कि आधे घंटे तक चलेगी। और उसके बाद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी प्रश्न है तो अब आप चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर सकते हैं और मैं उनका आंसर देना वाजिब समझता हूं। आप एज एन एनालिसिस कोच भी बहुत अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में। उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए जो कि यहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए एक डिलीवरी चाहिए जो कि यहां पे आपको सिखाई जाएगी। नीश का मतलब होता है कहां से आप शुरुआत करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से। उस बरगद के पेड़ पे चढ़ना है तो कौन सी रस्सी का छोर पकड़ के ऊपर चढ़ेंगे। बाद में आप हर प्रकार के सब्जेक्ट में बोल सकते हैं। आप मेंटोर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। किस तरह के लोगों को आप कोच कर सकते हैं? आप स्टूडेंट को कोच कर सकते हैं, आप पेरेंट्स को कोच कर सकते हैं, टीचर्स को कोच कर सकते हैं, कपल काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, हीलिंग में आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को आप कोच कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस पर्सन को आप कोच कर सकते हैं, इंडिविजुअल को जो कि फेस कर रहे हैं मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस, उनको आप 1-on-1 या ग्रुप कोचिंग या ट्रेनिंग दे सकते हैं एनालिसिस की कलाओं को सीखने के बाद। तो चैट बॉक्स में जरा लिखेंगे, how many people are really feeling to learn these techniques of NLSS? How many people are excited? How many super excited? And how many are interested? Chat box में लिखेंगे तो मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी सी और आसानी महसूस होगी। मैं बहुत इंजॉय करूंगा आगे बढ़ने में। अब जो लोग आगे जुड़ना चाहते हैं वो लोग हैं जो वाकई में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज, थैंक यू सो मच। क्या प्रोग्राम है ये? दिस इज अ कंप्लीट NLSS प्रोग्राम विद अ कंप्लीट एनालिसिस अप्रोचेस विद कंप्लीट टॉपिक्स ऑफ NLP। ये एक कंप्लीट एनालिसिस है जिसमें NLP की भी सभी कलाएं सिखाई जाती हैं विद द एनालिसिस अप्रोच। अब एनालिसिस और NLP में फर्क क्या है? आप सोचेंगे इतनी देर हो गई एनालिसिस सुनते सुनते, ये एनालिसिस है क्या? दोनों में फर्क बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा मिनट लगेगा। आप और आपके एक मित्र दोनों लोग खाना खाने जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। तो आप दोनों लोगों को बहुत तेज भूख लगी है। आपने वेटर को बुलाया तो वेटर ने कहा सर कुछ ज्यादा ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, एक थाली ऑर्डर कीजिए, दोनों लोग खा सकते हो। आपने एक थाली ऑर्डर की, एक बेहतरीन नॉर्थ इंडियन थाली आई, उसके साथ कुछ लच्छे पराठे, कुछ स्टफ्ड नान, कुछ शाही पनीर और मलाई कोफ्ते की एक्स्ट्रा सब्जी। वाह, मजा आ गया सुन के। आनंद आ रहा है सत्येंद्र जी? सुनने में अच्छा लग रहा है? डिनर का टाइम हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा पिकल्स और सैलेड की भरी हुई ग्रीन सैलेड से पेट भी आई और आप दोनों लोगों ने भरपूर खाया। उसके बावजूद भी खाना बच गया। जो खाना सर्विंग बॉल्स में था उसमें से आपने पैक करा लिया कि घर पे काम आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर आप NLP की कलाओं को जानते हो तो यू नो हाउ टू रीप्रोग्राम, हाउ टू रीइम्प्रिंट, हाउ टू control your subconscious brain to get maximum desired results in any area, in any field in your life। यानी कि आप खुद की जिंदगी को चेंज कर सकते हो और अपने लाइफ पार्टनर की जिंदगी भी चेंज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड NLP। नाउ व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब आप एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पे पूरा इंडिया का कुजीन ले डाउन है और वो कहते हैं कि आप अकेले क्यों आए हो? सर मैम आप अपने पूरे परिवार को ले आओ, पड़ोसियों को भी ले आओ, एक ही आदमी का चार्ज होगा और आप यहां पे जितना चाहे खा सकते हैं, पूरा परिवार 20, 30, 50, 100 लोग। इट मींस पूरे इंडिया का कुजीन रखा हुआ। अगर एक एक चम्मच भी आप टेस्ट करेंगे तो आपको इतना खाना खाना पड़ेगा जितना आप 3 दिन में 9 दफा में खाएंगे। इतना मील रखा हुआ है वहां पर। tasty. That is called NLSS. NLSS mean to say how to reprogram, how to reimprint, how to control। अब अगली लाइन में फर्क है। other people's subconscious brain, ध्यान रखिएगा, other people's subconscious brain to get maximum desired results in any area, in any field, in their life and in your life। NLSS का मतलब मैं कोई हिप्नोसिस की बात नहीं कर रहा हूं।
एनालिसिस का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। जिस लेवल पे पहुंच के आप समाधि तक जा सकते हैं योगा में 8वें स्टेप पे, यहां पे एनालिसिस की कलाओं को इस्तेमाल करके आप समाधि तक पहुंच सकते हैं एनालिसिस को इस्तेमाल करके। इसमें सारे टॉपिक एनएलपी के कवर किए जाएंगे। अबाउट एनएलपी बताया जाएगा, स्टेट, सब मॉडलिटीज, आउटकम, रैपो, न्यूरो लिंग्विस्टिक लेवल, अलाइनमेंट, एंकरिंग, रिफ्रेमिंग, परसेप्चुअल पोजीशन, पार्ट्स इंटीग्रेशन, स्ट्रेटेजी एंड मॉडलिंग, हिप्नोटिक लैंग्वेजेस, प्रिसाइज लैंग्वेज, मेटा मॉडल, मेटा प्रोग्राम, मेटा फोर्स, प्रेफर्ड थिंकिंग पैटर्न्स, प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम, टाइमलाइन, all the 17 topics of NLP will be covered here in the approaches of NLSS. This is a certification program of NLSS and NLP Master Practitioner Program. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कल को अगर आप चाहें तो आप एक मास्टर प्रैक्टिशनर बन जाते हैं एनएलएसएस और एनएलपी के। इट मींस कि आप किसी को भी एनएलपी या एनएलएसएस का प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट दे सकते हैं अपनी वर्कशॉप्स में बुला के। दिस इज नन अदर देन बाय वन एंड ओनली नीरज मलिक, एंड शी डजंट नीड एनी मोर introduction now in this country. As far as this country is concerned, she's the only person who is teaching NLSS. This is a 175-hour 17 weeks program with practice and interactive sessions. ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है जो पहली दफा इंडिया में इस लेवल पे लॉन्च होने जा रहा है। सीट्स आर वेरी लिमिटेड और अभी के लिए अर्ली बर्ड ऑफर भी अवेलेबल है, जो आपको मैं बता रहा हूं अगले सिर्फ 2 से 3 मिनट में। ये जो कोर्स है ये साइंटिफिकली एंड प्रैक्टिकली डिजाइंड कोर्स है। क्यों साइंटिफिकली और प्रैक्टिकल कह रहा हूं वो अब समझेंगे आप। NLSS is all about your subconscious mind. NLSS is all about neuro-linguistic spiritual science. We are talking about spiritual science. उसके वो जो विज्ञान है उस अध्यात्म के पीछे, उसको समझना एनालिसिस है। वो कोई 20, 30, 50 घंटे में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 17 हफ्ते का प्रोग्राम है और उसके बाद भी 52 हफ्तों तक आप हमारे साथ में रहेंगे। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ ऑलमोस्ट 70 वीक्स। This is a 70 weeks program. This is not only 17 weeks program. This is first phase of 17 weeks and next phase of 52 weeks. It means this is 69 weeks is equal to 70 weeks program. ध्यान से सुनिएगा इसको। इसके जो सेशंस होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। पहले आधा घंटा इंटरैक्टिव सेशन होगा, जो पिछली क्लास में सीखा उसको अगली क्लास में रिजॉल्व किया जाएगा इश्यूज को। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा 1.5 घंटे का सेशन होगा एनालिसिस का, और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस की एक एक्सरसाइज करी जाएगी। हफ्ते में 3 दिन, 17 हफ्ते, 17 या 51 आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको एनकरेज किया जाएगा, आज जो क्लास हुई है इस क्लास और दूसरी क्लास के बीच में 48 आवर्स का डिस्टेंस है 2 क्लासेस के बीच में। वो 48 आवर्स क्यों दिए गए हैं? सो दैट आप इस क्लास को 1 बार या 2 बार दोबारा से रिवाइज कर लें। कैसे रिवाइज करेंगे? ये क्लास आपको हमारे वेब पोर्टल पे नेक्स्ट मॉर्निंग अवेलेबल हो जाएगी और नेक्स्ट मॉर्निंग जाके